नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कन्यादान एक सौभाग्य और इसके लगभग 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उनसे पहले के पार्ट ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। पूरब उखड़ा हुआ बाथरूम में नहाने के लिए आता है। उसके पूरे शरीर पर मेहंदी लगी हुई है। फिर वह जल्दी से किसी को फ़ोन करने लगता है। किधर मर गया तू? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा है? पूरब फ़ोन पे दोस्त आदित्य से गुस्सा होते हुए कहता है, तो एक काम कर, छोड़ उसे, तू मैरिज होम पहुँच, मैं आता हूँ। और हाँ, किसी को बता मत, नहीं तो बेकार में लोचा हो जाएगा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही कर। पूरब आदित्य से कहता है और फिर वह फ़ोन बंद कर देता है। वह बहुत परेशान दिख रहा है, जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम न हो पा रहा हो जिसे वह करना चाह रहा था। मैरिज हॉल को फूलों और रंग बिरंगे पर्दों से सजावट की गई है। मेहमानों का आना शुरू हो गया है। मेन गेट पर वंश और उसके दोस्त लोग खड़े हुए हैं, जो मेहमानों का स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। सुदेश जी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। उनके हाव भाव से लग रहा है कि वे शादी की तैयारियों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। रचना जी कुछ महिलाओं से गले मिल रही हैं, उनका स्वागत करने में लगी हुई हैं। तभी पाखी अपने पापा के भेजे हुए शादी के जोड़े को पहने हुए कार में से उतरती है। वह लाल रंग के लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही है। पीछे से पीले रंग के लहंगे में विभू भी उतरती है। फिर वह जल्दी से पाखी के लहंगे को संभालने लगती है। पाखी धीरे धीरे मैरिज हॉल के अंदर जाती है। सभी की नज़रें पाखी पर टिकी हुई होती हैं। पूरब अपनी बिल्डिंग के बाहर शेरवानी मुकुट पहने कार में बैठता है। औरतें गाना गा रही हैं। मम्मी पूरब के माथे पर तिलक लगाती हैं और फिर उसकी नज़र उतारती है। कार के आगे बैंड बाजा बज रहा है। शालू और कुछ औरतें नाच रही है। पाखी मैरिज हॉल के एक कमरे में बैठी हुई आसपास चहकते हुए लड़कियां और कुछ औरतें हैं जो किसी बात पे हंस रही है। पाखी उनके बीच में बैठी हुई है। वह खुश तो है लेकिन अंदर से उदास है। उसे अपने पापा की याद आ रही है। सुबह से फ़ोन लगा लगा कर वह थक गई है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। उसे अभी भी उम्मीद है कि पापा से एक बार बात हो जाए। फिर से वह उम्मीद भरे भाव से फ़ोन लगाती है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। फ़ोन नहीं लगता है। वह जानती है कि अब पापा का आना तो संभव नहीं है, क्योंकि वे अपनी दी हुई कसम कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बात तो कर ही सकते थे, मगर फ़ोन भी तो नहीं लग रहा है। क्या किस्मत है मेरी! कौन सा हीरे मोती मांगे थे मैंने, जो ऊपर वाला वो भी पूरा नहीं होने दे रहा। पाखी को रोना आता है, मगर वह अपने आंसुओं को नियंत्रित करती है ताकि कोई उससे सवाल ना करे। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। काश कि पापा से बात हो पाती। उसे पापा की बहुत याद आ रही है। शाम होने वाली है। बीच सड़क पे फूलों से सजी एक कार जा रही है, जिसमें पूर्व और उसके दोस्त मनोज और विजय बैठे हुए हैं। तू पागल तो नहीं हो गया? तू अपनी शादी में जा रहा है, किसी और की नहीं। जो लेट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज कार के आगे वाली सीट पे बैठे हुए पूरब को डांटते हुए कहता है, तो पूरब उसे सख्त भाव से देख रहा है। तू समझने की कोशिश कर, मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों कुछ भी बहाना बनाकर आधे घंटे के लिए संभाल लो, मैं आधे घंटे से आ जाऊँगा। पूरब निवेदन करते हुए दोस्तों से कहता है। वह बहुत ही परेशान दिख रहा है। पर कैसे यार, हम सबको क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि तू अचानक से कहाँ गया है? प्लीज़ यार, इतना तो मेरे लिए कर दो। कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आधे घंटे में पक्का से पक्का आ जाऊँगा। किसी को भी कुछ जवाब नहीं देना पड़ेगा। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और फिर मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पूरब भावुक होते हुए अपने दोस्तों से कहता है, तो विजय कार रोक देता है। मनोज उसका हैरानी से मुंह ताकने लगता है, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। मैरिज हॉल की जगमगाती लाइटों के बीच रचना जी अपनी सहेलियों के संग मुस्कुराते हुए बातें कर रही हैं। विभू अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रही है। पाकी कमरे में अकेले खोई हुई बैठी है। वह अपने पापा के बारे में सोच रही है। तभी बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। बारात आ रही है।
लड़कियों बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है। पाखी अपने आप को संभालते हुए आखिरी बार पापा को फ़ोन लगाती है। उसकी सांस भारी हो रही है, मगर फ़ोन बंद बताता है। एक बार ख्याल आता है कि मोबाइल फेंक दे, लेकिन फिर अपने आप को संभालती है। नहीं पाखी नहीं, पापा आप कहाँ हो? मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। पापा, आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हैं आप? एक बार मुझसे बात करिए। देखो, मैं दुल्हन के लिबास में सजी हूँ। आपके भेजे जोड़े को पहने हुई हूँ। कहाँ हैं आप पापा? पापा, पाखी अपने आप से मन ही मन कह रही है। बाहर से बैंड बाजे और डीजे की आवाज़ें आ रही हैं। उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती है। मैरिज हॉल के बीच सेंटर में एक सुंदर मनमोहक वाटरफॉल बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द पानी बह रहा है और उसमें रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गई हैं, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कुछ लड़कियां उस वाटरफॉल के साथ सेल्फी ले रही हैं। मेन गेट में पाखी के घर के सभी लोग खड़े हुए हैं। सामने से बारात आ रही है। पूरब के पापा मम्मी मामा चाचा फूफा और सारे रिश्तेदार बैंड बाजे वालों के साथ नाचते हुए आ रहे हैं। सभी के चेहरे खिले हुए हैं, खुशी से दमक रहे हैं। लड़की वाले फूलों की माला और टीका लिए खड़े हैं। बाराती जोरों से हाथ पैर हिलाते हुए नाच रहे हैं। कमरे में अकेली बैठी पाखी की धड़कन बढ़ती जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। रह रह के पापा का ख्याल आ रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। बीमार थे वो, क्या पता कि कैसे होंगे। वो पाखी अपने आप से जूझ रही है। आज उसकी शादी है और वह चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही। पापा नहीं आ सके तो कोई गम नहीं है, लेकिन उनकी खैरियत का पता तो चल जाता। पाखी उदासी के सागर में डूबी हुई है। उसे रोना आ रहा है कि आज मैंने जो भी पहना है वो सब तो पापा का दिया हुआ है। शादी का जोड़ा, गहने, पायल, झुमके, हार, बिंदिया सब पापा ने ही तो भिजवाए थे। वे जानते थे कि मेरी शादी होने वाली है। वो पहले से सब तैयारियां कर रहे थे, मगर एक बार भी उन्होंने मुझसे जाहिर नहीं होने दिया। कितना साहस है उनमें, कितनी सहन शक्ति है उनमें। बारात दरवाजे पर आ चुकी है। बारातियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। पूरब बेटे की कार कहाँ रह गई? वो अभी तक आई नहीं। सुदेश जी पूरब के पापा से पूछते हैं। आपको तो पता ही है, आजकल के लड़कों की एंट्री थोड़ा अलग ही होती है। वे अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, कुछ खास तैयारियों के साथ। पूरब के पापा मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, तो सुदेश जी भी मुस्कुरा देते हैं। सही कहा आपने। अब हमारा जमाना थोड़ी ना रहा है कि लड़की का मुंह भी तो सुहागरात वाले दिन ही देखने को मिलता था। दोनों मैरिज हॉल के अंदर जाने लगते हैं। पीछे पीछे बाकी बाराती भी आ रहे हैं। सजावट की चकाचौंध देखकर सभी के चेहरों पे चमक आ जाती है। वेटर्स जूस स्नैक्स लेकर बारातियों को सर्व करने लगते हैं। मैरिज हॉल के सामने पूरब के तीनों दोस्त घबराए हुए से खड़े हैं। तीनों में से किसी की भी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही है। मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तूने ही उसके हगे को साफ करने का जिम्मा लिया था ना। अब तू ही जा, मेरे से नहीं होगा। और वैसे भी उसके बाप का चेहरा देखते ही मेरी तो फटने लगती है। मनोज भुनभुनाते हुए विजय से कहता है, तो आदित्य उसे अजीब तरह से घूरता है, जिससे मनोज का दिमाग खराब होने लगता है। क्या मतलब है तेरा? तू भी तो था वहाँ। दारू पीने के टाइम पे तो मेरा तेरा नहीं बोलता। अब उसकी शादी में उसे स्वयं नहीं पड़ी है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? अबे, तुम दोनों चुप करो। पूरब ने कहा है ना कि वह आधे घंटे में आ जाएगा, तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर हम भी नहीं गए ना तो तब और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चलते हैं और कोई बहाना बनाकर तब तक उलझाए रहते हैं। ठीक है, आदित्य दोनों को समझाते हुए कहता है, तो मनोज की आश्चर्य से हंसी छूट जाती है। ओह सॉरी, तो वो बहाना क्या होगा? अच्छा, तो क्या कहने वाले हम जब पूछा जाएगा कि दुल्हा राजा अपनी शादी में कहाँ गायब हो गए हैं? मनोज आगे अपनी हंसी को रोकते हुए उससे पूछता है। तो आदित्य और विजय एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं होता है। तो अब समझ में आया बच्चों, ये सब इतना भी आसान नहीं है। दूल्हे राजा का क्या है, उन्हीं की शादी है। आज नहीं तो कल कर लेंगे। और कौन सी दुल्हन भागी जा रही है?
मनोज मजाक करते हुए कहता है। तो आदित्य की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन हम ऐसे बाहर भी तो खड़े नहीं रह सकते ना। पूरब ने हम पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी दी है। हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? विजय अपनी बात रखते हुए उससे कहता है। तो मनोज को अजीब लगता है। आदित्य की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम कहेंगे कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, बस वह आता ही होगा। ऐसे ही करके कुछ समय तक इन्हें उलझाए रहते हैं। लेकिन यार, इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। गाड़ी तो हम भी लेकर आ सकते थे। पूरब ही क्यों रुका हुआ है, जबकि उसकी तो शादी होने वाली है। अब विजय असमंजस भाव से बोल पड़ता है। तो आदित्य उसे हैरानी से देखने लगता है। मंडप में पंडित जी पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ जयमाला की तैयारियां हो रही हैं। रचना जी मेहमानों से बातचीत कर रही हैं। वे बहुत खुश दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी चिंतित भी दिख रही हैं। और हो भी क्यों ना, जब तक लड़की की विदाई नहीं हो जाती तब तक माँ बाप को फिक्र रहती ही है। सुदेश जी भी देख रेख में लगे हुए हैं और वंश और उसके दोस्त लोग बारातियों के स्वागत में लगे हुए हैं। पाखी कमरे में चुपचाप खोई हुई सी बैठी है। तभी चहकते हुए उसकी सहेली शिल्पा और कुछ लड़कियां आती हैं। तो पाखी का ध्यान टूटता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। क्या बात है दुल्हन जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फाइनली तुम्हारी शादी तुम्हारे प्यार से ही हो रही है। ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। शिल्पा उत्साहित होते हुए पाखी से कहती है तो वह भी मुस्कुरा देती है। यार, तेरी जैसी शादी काश मेरी भी हो पाती। सच में तू बहुत भाग्यशाली है। तूने जो चाहा वो सब मिल गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब कितना सुंदर है। शिल्पा चहकते हुए उससे कहती है। तो बाकी लड़कियां भी मुस्कुरा देती हैं। तू फिक्र मत कर, तेरी शादी भी अच्छे से होगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ और भी शानदार होगी। पाखी मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ताकि उसे संदेह ना हो कि वह अंदर से दुखी है। जबकि सच्चाई क्या है वह तो उसकी आत्मा ही जानती है कि वह कितनी भाग्यशाली है। तेरा लहंगा तो कमाल का है। क्या डिज़ाइन है इसकी, कितना प्यारा कलर है। पाखी, प्लीज़ मुझे भी बता देना कि कहाँ से ये लहंगा खरीदा है तुमने। मैं भी वहीं से अपनी शादी की शॉपिंग करूंगी। शिल्पा पाखी के लहंगे को देखते हुए चंचलता से कहती है। तो वह मुस्कुरा देती है, जबकि लहंगे का नाम सुनकर उसे फिर से पापा की याद आने लगती है। मगर शिल्पा के सामने वह मुस्कुरा रही होती है और अंदर से उसे रोना आ रहा होता है। शालू मेहमानों के बीच किसी को फ़ोन लगा रही है, मगर फ़ोन बंद बता रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि पूरब का मोबाइल बंद क्यों आ रहा है। वह थोड़ी परेशान सी होने लगती है। शालू, ये पूरब अभी तक नहीं आया? फ़ोन लगाकर पूछना कि कहाँ रह गया वो। पूरब की मम्मी शालू से धीरे से कहती है, ताकि किसी और को सुनाई ना दे। मम्मी, पूरब का मोबाइल बंद आ रहा है। मुझे तो पहले से ही शक था कि दोस्तों के साथ जा रहा है तो ज़रूर कोई गड़बड़ करेगा। और देखो, अभी तक नहीं आया। शालू बड़बड़ाते हुए धीरे से मम्मी से कहती है। तो उन्हें चिंता होने लगती है। ये लड़का भी ना जरा भी नहीं समझता है। तू उसके दोस्तों को फ़ोन लगाकर तो पूछ कि कहाँ है वो, और जल्दी आने को बोल, नहीं तो शादी का मुहूर्त भी निकल जाएगा। मम्मी मुस्कुराते हुए धीरे से उससे कहती हैं। तभी उन्हें कोई बुला लेता है। वह शालू को इशारा करते हुए चली जाती है। शालू फिर परेशान होते हुए मोबाइल पे नंबर देखने लगती है। पूरब के पापा अपने मित्रों के साथ बैठे गपशप कर रहे हैं और ठाके मारकर हंस रहे हैं। तभी सुदेश जी उन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाते हैं। वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ जाते हैं। क्या बात है भाई साहब, ऐसे इशारे से क्यों बुला रहे हो? क्या कोई खता हो गई हमसे? पूरब के पापा मजाक करते हुए उनसे कहते हैं। तो सुदेश जी हंस पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। अभी तक पूरब बेटा आए नहीं हैं। मेहमान पूछ रहे हैं उनके बारे में। कहाँ रह गए वो? क्या कहीं गए हुए हैं क्या? सुदेश जी बड़ी सहजता से पूछते हुए कहते हैं। तो वो चौंक पड़ते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? पूरब अभी तक नहीं आया? तो फिर कहाँ रह गया वो? पूरब के पापा चौंकते हुए उनसे कहते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि पूरब अभी मैरिज होम तक नहीं पहुंचा है, तो फिर गया कहाँ है? दीदी, वो पूरब
बस आ ही रहा है, उसे कोई ज़रूरी काम है तो वह उसे करके आ ही रहा है। मैरिज हॉल के एक कोने में खड़ा विजय शालू से कहता है तो शालू उसे संदेह भाव से ताक रही है। हाँ दीदी, आप फिक्र मत करो, पूरब आ जाएगा। बगल में खड़ा मनोज भी उससे कहता है तो शालू को गुस्सा आ जाता है। तुम लोगों ने पी रखी है क्या? शादी है उसकी और उसी का पता नहीं है। सच सच बताओ कि पूरब कहाँ है, नहीं तो मैं पापा को बुला रही हूँ। शालू बिगड़ते हुए उनसे कहती है तो विजय मनोज का मुंह ताकने लगता है कि अब क्या करें। मनोज अंकल का नाम सुनते ही परेशान होने लगता है कि अब क्या जवाब दे। शालू को संदेह हो रहा है कि ज़रूर कोई बात है। तुम लोग चुप क्यों हो, जवाब दो, पूरब कहाँ है? शालू तीनों को सकपकाया हुआ देखकर उनसे गुस्से में पूछती है, दीदी मैं बताता हूँ, पूरब कहाँ गया है हमें खुद नहीं पता है। उसने कहा था कि वो एक ज़रूरी काम निपटा कर आ जाएगा। उसने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था। हम नहीं जानते कि वह कहाँ है, आदित्य उससे कहता है तो शालू हैरानी से अपना माथा पकड़ लेती है, जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि पूरब के लिए उसकी शादी से ज़्यादा ज़रूरी और क्या काम हो सकता है। पूरा मैरिज हॉल रिश्तेदारों और मेहमानों से भरा हुआ है। हर कोई अपने आप में डूबा हुआ चमक रहा है, मगर इन सब के बीच पाखी के परिवार वाले और पूरब के परिवार के लोग चिंतित से दिख रहे हैं। वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। पूरब की मम्मी तो रोने लगती है। किसी को कोई खबर नहीं है कि अचानक से पूरब कहाँ चला गया है, बिना किसी को कोई सूचना दिए। पाखी अपनी सहेलियों के संग बैठी मुस्कुरा रही है। बाहर ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं, फिर ठाके मारकर हंस पड़ती हैं, जिन्हें सुनकर पाखी को अच्छा महसूस होता है। वह भी हंस देती है, लेकिन बीच बीच में उसे पापा का ख्याल भी सताता है। तभी उतरे हुए चेहरे से विभू आती है। पाखी उसकी तरफ देखती है तो उसे हैरानी होती है। विभू इशारे से पाखी को अपनी तरफ बुलाती है। पाखी हैरानी से उसके पास जाती है। पाखी की धड़कन और बढ़ने लगती है। क्या हुआ विभू, तू इतना घबराई हुई क्यों है? पाखी विभू के पास आते हुए पूछ रही है। दीदी, आपको जीजू का कोई फ़ोन वगैरह आया है क्या? क्या आपको कुछ पता है कि वे कहाँ गए हुए हैं? विभू धीरे से पूछते हुए उनसे कहती है तो पाखी चौंक पड़ती है, जैसे उसे पूरब के बारे में कुछ पता ना हो। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, ये कहानी को पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।